नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा का चुनाव अब धीरे धीरे करीब आ रहा है और हम लगातार बिहार के तमाम विधायकों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, काम से रिलेटेड भी बातें हो रही हैं और उनके एक्सपीरियंसेस कैसे रहें इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसे ही हमने एक विधायक जी को फ़ोन किया, तो जब हमने फ़ोन किया तो बड़ा मज़ेदार किस्सा है, मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने उधर से अभिवादन के तौर पर हमें प्रणाम किया। बिहार जैसे प्रदेश में जहां पर विधानसभा में हम आम दिनों जो आचरण है विधायकों का, जिस तरह का हम देखते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, मगर इस तरह का जब अभिवादन आप किसी विधायक की तरफ से सुनते हैं तो लगता है कि नहीं, कुछ लोग हैं जिनका आचरण बेहतरीन है। उन्हीं में से एक हमारे साथ वो विधायक जी बैठे हुए हैं जिनका नाम डॉक्टर संजीव चौरसिया जी है। संजीव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेमोक्रेसी एक्सप्रेस की तरफ से। बात की शुरुआत हम इसी से करेंगे। जब हमने आपको कॉल लगाया तो आपने प्रणाम करके अभिवादन किया। ये हमारे लिए थोड़ा सा ये लगा कि आखिर इतना बेहतरीन आचरण किसी विधायक का, और मतलब बिहार जैसे प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले एक विधायक जी का ऑडियो वायरल हुआ था एक पंचायत सचिव को लेकर के, और ऐसे में जब हम आपसे बात करते हैं तो हमें लगता है कि क्या गजब आचरण है विधायक जी का। सबसे बड़ी बात है कि केवल विधायक ही नहीं, विधायक के साथ समाज के लिए हम सेवक की भूमिका में हैं। ये मन का जो आचरण अपने आप में जब विकसित होगा तो जो स्वभाव रहेगा तो वही मन का प्रभाव भी रहता है। तो निश्चित तौर पर शुरू से विद्यार्थी परिषद, संघ, युवा मोर्चा, ये सब काम करते हुए आज जनप्रतिनिधि की भूमिका में है। केवल एक विधायक की भूमिका के पृष्ठभूमि में लोग देखता है, पर समाज कितने वर्षों तो काम करते हुए तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति को जोड़ना, अपनत्व और सामाजिक पृष्ठभूमि के, पारिवारिक पृष्ठभूमि से समाज ही अर्जन है हम लोगों की। यानी कि अर्जन समाज की पूंजी, समाज के बनाई हुई साख वही अपनी पूंजी है और उसको अग्रसर करते हैं। तो मन को हम दो शब्द में बोलते हैं, थोड़ा आपको ये लगेगा कि मन में ना अहम रखिए ना वहम रखिए, तो अपने आप जीवन ठीक चल पाता है। आपको कोई कॉल करता है, आप उसको प्रणाम करके अभिवादन करते हैं, करते हैं। ये आपने किससे सीखा? मतलब सीखा, स्वाभाविक है, संघ के स्वयंसेवक के नाते रहे हैं तो हरदम हाँ नमस्कार, प्रणाम, हाँ क्या हाल है, जो मिस्ड कॉल है हम जो उसका जवाब भी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जैसे जिन प्रांतों में हम प्रभारी, सब प्रभारी बन के जाते हैं क्षेत्रों में, तो लोग देखते हैं कि यार इतना कॉल क्या करते हैं। हम लोग जो मिस्ड कॉल है क्षेत्र से सबको हम जवाब देते हैं, चाहे जिनका भी हम जवाब देते नहीं उठा पाते हैं। तो अच्छा, ये आप हम ये मेरे स्वभाव में है कि मिस्ड कॉल जो है, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने भी जब आपको कॉल किया था तो आपने कॉल बैक किया मुझे। ये सबको करते हैं, ये स्वभाव में है। तो स्वाभाविक रूप से ये जब जिम्मेवारी मिली है तो मन में यही रहता है कि ये जिम्मेवारी को समाज को जोड़ने के लिए जिम्मेवारी मिली है, समाज की सेवा के लिए जिम्मेवारी मिली है। और क्या है आखिर में, पद तो जीवन में आएगा जाएगा, पर समाज के बनाई हुई पूंजी जो है, नाम है, साख है, यही जीवन भर रहता है। ये तो विधायक जी आपका दूसरा टर्म पूरा हुआ है, कैसा अनुभव रहा काम का ओवरऑल? पहले से था कि दीघा का एक स्थानीय के नाते जनप्रतिनिधि की भूमिका जबकि मिली, और पिछली बार बहुत प्रेम से लोगों ने सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत से बिहार में जीते। एक मन में था भी कि विकास के अनेक सारे डायमेंशन काम हमने यहाँ किया जो लंबे समय से ड्यू था। जैसे राजीव नगर का नाला है, बाबा चौक का नाला है, 181 करोड़ का राजीव नगर, लगभग 100 करोड़ का बाबा चौक का नाला है, वो सब शिलान्यास हो गया, मूर्त रूप में दिखाई दे रहा है। सड़कों का जो जाल है आरसीडी के माध्यम से लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा का भी आरसीडी का कालीकरण सड़कों का करा है। पटना के इतिहास में लगभग सबसे ज़्यादा काम हम करवाएंगे, ऐसा हम मानते हैं दीघा विधानसभा में, कि पूरा ईजी कॉलोनी, पासपोर्ट ऑफिस, पुनाई चौक, आपका बालू पर दीघा की तरफ, गर्दनी बाग की तरफ, पुलिस कॉलोनी, पाटलिपुत्रा होगा, आपका यहाँ पर 10 नंबर तालाब के से लेकर उधर का पूरा है, फिर सरिस्ताबाद का है, तो सब कालीकरण कराए हैं। तो विकास के साथ जो विश्वास जनता ने अर्पित किया है, स्वास्थ्य के दृष्टि से देखेंगे तो हॉस्पिटल आईजीएमएस आपका तो क्षेत्र भी बड़ा है कंपैरेटिवली। जो पटना में 14 विधानसभा हैं उसमें सबसे बड़ा बिहार में सबसे ज़्यादा बिहार में सबसे मत है, सबसे ज़्यादा मत का है। क्षेत्रफल वाइज नहीं बल्कि वोटर के हिसाब से लगभग सबसे बड़ा है वोटर है बिहार में। तो स्वाभाविक रूप से पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी है उसको बाखूबी
एक विकास और विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। अब पॉलिटिक्स में आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? आपके पिताजी भी लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनका क्या कुछ योगदान रहा या फिर आपकी अपनी इच्छा स्वयं थी राजनीति में आने की? थोड़ा हमें शुरू से बताइएगा। जैसे मैंने कहा कि राजनीति का क्रम एक तो बाद में है। सबसे पहले बचपन से आप देखेंगे तो संघ के स्वयंसेवक रहे, गठनायक, गण शिक्षक, कारवा, मुख्य शिक्षक, उसके बाद युवा मोर्चा, विद्यार्थी परिषद पहले रहा, फिर युवा मोर्चा रहा। तो लगातार इन गतिविधियों को आज जिस संजीव चौरसिया को देख रहे हैं, अगर उस समय आप विद्यार्थी परिषद में देखते तो वो तेवर अलग प्रकार का उसी स्वरूप में हरदम रखते थे जो अभी भी लगातार रहते हैं। छात्र आंदोलन को लीड किए हैं, एक साल में 4 बार बिहार बंद का कॉल दिया विद्यार्थी परिषद के साथ। छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के संयोजक हम रहे और 94, 93 बड़े बड़े आंदोलन होते थे। लालू यादव के डर से कैंपसेस में लोग निकलते नहीं थे, पर इतने सारे आंदोलन को हमने लीड किया। तो एक छात्र आंदोलन के तहत लगता था कि समाज में तो उम्र के पड़ाव पे जब रहे तो जो संबंधित विषय अपने विचारधारा में संघ के विचार के आयाम में हरदम साथ मिलकर काम किए। स्वयंसेवक से लेकर जब विद्यार्थी हुए तो विद्यार्थी परिषद, जवान हुए तो उसी भूमिका में लगभग हमको लगता है कि राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश का अध्यक्ष, सब युवा मोर्चा का मैंने रहा। फिर पार्टी के महामंत्री रहे। फिर पार्टी ने जब जिम्मेवारी दी, मैंने पार्टी से कहा कि एक विधायक प्रणाली से ही जीत के आने की भूमिका, मुझे विधायक की ही भूमिका में आगे आना है। आप तो प्रोफेसर भी है ना? प्रोफेसर भी है रांची के किसी विश्वविद्यालय में है। तो मतलब प्रारंभ से ही मतलब बचपन से ही कहें तो आप इस दिशा में आगे बढ़ रहे थे। पहले आप संघ की शाखाओं में आपने जाना शुरू किया। संघ को लेकर के थोड़ा सा आप हमें बताइएगा कि संघ की शाखाओं को लेकर के बहुत तरह की बातें होती हैं। भारतीय जनता पार्टी का या आरएसएस का अपना एक अलग पक्ष होता है। बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आप आमतौर पर खबरों में देखते होंगे संघ को लेकर के क्या बातें करती हैं और किस तरह के मैसेजेस दिए जाते हैं। थोड़ा सा हमें बताइए, आप बचपन में संघ की शाखाओं में जाते हैं तो क्या सिखाया जाता है? विपक्ष की भूमिका में देखेंगे तो डी कुमार भी तो नमस्ते सदा वत्सले कह रहे हैं विधानसभा के अंतर्गत। तो आज सब लोग जानते हैं, पर अपीजमेंट पॉलिसी के चक्कर में जो अपने को स्थापित करने का काम करते हैं उनको भी सीखना चाहिए कि देशभक्ति, राष्ट्र शक्ति अगर होता है कहीं तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है। आज देश के अनेक सीएम हैं, प्रधानमंत्री अपने सब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से प्रणाली से निकले हैं। तो ये देशभक्ति के कार्य यानी कि व्यक्ति के पुनर्निर्माण से लेकर राष्ट्र का पुनर्निर्माण हमको करना है। तो संघ के शाखाओं में जब जाएंगे, आप पता नहीं आप गए हैं कि नहीं, कभी जाने का मौका मिले तो जाना चाहिए, देखना चाहिए कि केवल शारीरिक ही रहता है और 10-15 मिनट का बौद्धिक का प्रबोधन जो रहता है तो सामूहिक परिवेश पर जो बौद्धिक रहता है उस बौद्धिक के राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर गीत जो रहता है उसको तो स्वयं इस बात को परिलक्षित करता है कि जिस भारत की मिट्टी में हम खेल के बड़े होते हैं, बढ़ते हैं, तो वो मिट्टी से प्रेम, ये बड़ी बात है। तो संस्कार और सहकार कोई अगर इस देश में सिखाने वाला है तो वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है। लगभग 100 वर्ष पूर्ण होगा तो अनेकों लोग इस प्रेरणा से आज देश के अंतर्गत काम कर रहे हैं। विद्यार्थी का सबसे बड़ा काम जो संघ के प्रेरणा से काम कर रहे हैं विद्यार्थी परिषद। धर्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन कौन है? विश्व हिंदू परिषद। मजदूर का वर्ल्ड का सबसे बड़ा काम कौन है? मजदूर संघ। तो जिस भी क्षेत्र में ग्राहक में तो है ग्राहक पंचायत, शिक्षा के जगत में देखेंगे तो विद्या भारती। तो संघ से प्रेरणा लेकर राजनीतिक क्षेत्र में देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी कौन? भारतीय जनता पार्टी। तो संघ के प्रेरणा ले से काम करने वाले अनेकों आयाम में कहीं है तो शक्ति राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है। तो वो शक्ति के पुनर्निर्माण को अपने आप में समाहित करते हुए व्यक्ति के निर्माण के लिए आगे बढ़ाने का काम करती है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। अनेक लोग अपने जीवन को आहूत करते हुए प्रचारक श्रेणी में निकलते हैं, अच्छे पढ़ाई करके घरों को छोड़कर देश के निर्माण के लिए और आगे बढ़ते हैं। ऐसे प्रचारक श्रेणी की पूरी श्रृंखला राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में है। तो विधायक जी, आपके पिताजी का कितना योगदान रहा आपके इस राजनीतिक सफ़र में? राजनीतिक सफ़र के साथ साथ पार्टी में बड़ा योगदान है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयंसेवक के नाते आज हम तीसरी पीढ़ी है। दादा रहे, बाबूजी रहे, आज हम तीसरी पीढ़ी है। 74 आंदोलन में सबसे बड़ा केंद्र बिंदु कोई था तो हम लोग का घर था। लगभग 9 महीने तक आपातकाल इस घर में चला, यानी कि इंटरनल गतिविधि। आपको जेल के बारे में जानकारी होगा कि फलाना जेल गए, फलाना जेल गए, पर
आपातकाल के गतिविधियाँ कहीं तो चलती होगी ना। 8-9 महीने गतिविधियाँ इस घर में चला। माँ बाबूजी सब लोगों ने कभी डरने का काम नहीं किया। इतना सब कुछ होते हुए भी कभी डरने का काम नहीं हुआ कि क्या होगा, इतने ज़मीन जायदाद सब होते हुए। जब हम पूछते हैं कि कौन सी प्रेरणा आपको मिलती थी, तो बाबूजी कहते थे कि देश की आज़ादी की लड़ाई की तरह वो आपातकाल दिखता था कि फिर से अपना पुनः लोकतंत्र बहाल हो, उसके लिए लड़ने का काम किए। तो स्वाभाविक रूप से वो प्रेरणा मिला और गर्व है इस परिवार के सदस्य होने के नाते। और विद्यार्थी परिषद संघ में सब प्रेरणा से काम किए हैं। उन्होंने भी कहा कि संघ विचार के लिए जितना करना है वास्तव में तो बहुत बड़ा ही रहा है। परिवार का जो आपके पिताजी का प्रभाव रहा बिहार में खास करके, वो आपको इन पिछले 2 चुनावों में उसका फ़ायदा मिला होगा। पारिवारिक के साथ साथ व्यक्ति खुद को भी समाज के साथ आगे बढ़ता है। जो लोग परिवार पे आगे बढ़ते हैं उन लोगों से पूछिए कि उनका बैकग्राउंड क्या है। वो केवल पिता के नाम पर आगे बढ़े, यहाँ हर पृष्ठभूमि को आगे बढ़े ना। आपके क्या व्यक्तिगत विचार हैं परिवारवाद को लेकर के, खास करके पॉलिटिक्स में? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस पर चर्चा बिहार में हो रही है, क्योंकि महज बहुत कम फैमिलीज़ हैं, देखें तो करीब 32-34 ही फैमिलीज़ हैं जिनके लोगों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है सदन में, मतलब जिनके परिवार से लोग चुन करके आते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? मैंने तो स्पष्ट रूप से कहा कि परिवारवाद सही नहीं है, पर दृष्टिकोण वो भी देखना चाहिए कि जिन परिवारों को निकल कर, जैसे मैं स्वयं का उदाहरण हूँ, आज उस समय का देखेंगे तो संघर्ष वाहिनी के भी अध्यक्ष रहे, संयोजक के रूप में रहे, इतने बड़े बड़े आंदोलन लीड किए, लाठीचार्ज, जेल, सब प्रकार से किए। आज मेरे बॉडी में आप देखेंगे तो धब्बा धब्बा अभी भी लाठीचार्ज का है, इसलिए कि ब्लड क्लॉट जगह जगह हुआ, इतनी लाठियाँ खाए। तो क्या वो कंट्रीब्यूशन नहीं है क्या? समाज के उत्थान के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं है क्या? तो आज विधायक बन जाने से केवल परिवारवाद की श्रेणी में आ जाएंगे, वैसा है क्या? तो आज विचार प्रवाह में जो काम कर रहे हैं, तो जो मैंने कहा कि केवल पिताजी के नाम पे आ जाना, तो वो परिवारवाद की श्रेणी में हो सकता है। संघर्ष में भी सहूलियत तो थोड़ी सी मिलती ही है ना। सहूलियत समाज के विश्वास आप अर्जित करते हैं। आप जो है, आप मान लीजिए कि लॉयर है, अगले श्रेणी में काम कर रहे हैं, चाहे और भी है कर रहे हैं, तो जो इस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बनती है। तो एक्सेप्टेबिलिटी के साथ आप समाज में आगे बढ़ते हैं तो उसका एक प्रभाव अलग रहता है। और केवल नाम के ही भरोसे काम होता है तो उसका प्रभाव अलग रहता है। तो आज व्यक्ति जब जीत कर आता है, करके आता है, तो केवल पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ साथ आपका व्यक्तिगत कंट्रीब्यूशन क्या है, ये आज हम सब होने के बाद इतने सारे आज काम आज नहीं किए रहते तो समाज का विश्वास कैसे अर्जित होता? तो सुबह से शाम दिन रात आप जब आए हैं तो कितने लोग आज मेरे पास आए हैं, ये भी देख रहे हैं। काम के आयाम को आप सिस्टम देखिए कि हम जिस प्रकार से कॉपी में हर एक विषय को लिखते हैं, करते हैं, आप ये भी देखिए जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को कैसे चिन्हित कर करके हम लिखते हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन जब नहीं रहेगा तो आप नाम के केवल काम के लिए कैसे होंगे? तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम जनप्रतिनिधि है तो केवल विधायक की पृष्ठभूमि से आप देख सकते हैं, पर हम जानते हैं कि एक विचार प्रवाह के लिए हम काम कर रहे हैं, एक मिशन। यानी कि मिशन क्या है? राष्ट्र का पुनर्निर्माण, सोने की चिड़िया पर पहुंचना। 2047 का जो मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी का है, वास्तव में संकल्प शक्ति के साथ सब हम लोग बढ़ रहे हैं। तो जनप्रतिनिधि विकास के लिए है, एक मिशन के लिए है। थोड़ा फैमिली के बारे में बताएंगे, कौन कौन है फैमिली में, और सब आप लोग अभी साथ रहते हैं या फिर आपके जो बच्चे हैं वो बाहर रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सब लोग यहीं पर है, पढ़ लिख के। स्वाभाविक रूप से बात है कि भाई कॉलेज कंप्लीट हो गया और तो अलग अलग भूमिका में अपने पढ़ाई कर रहे हैं सब वहाँ पे। सब भाई बहन हम लोग सब साथ में हैं। बहन ब्रदर इन लॉ है, IPS है कर्नाटक में, और सब भाई यहीं पर हैं, अलग अलग भूमिका में हैं। तो परिवार से और भी किसी सदस्य का भविष्य में राजनीति में आने का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्लान है आपके बच्चों का? नहीं, कोई जैसे मैंने कोई प्लान से हम लोग का परिवार काम नहीं करता है कि ये प्लान करना है राजनीति में करना है। एक सहज प्रक्रिया होती है। जो मैंने कहा कि ये संघ, विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा सब होते हुए तब जाके यहाँ हुआ। तो कोई प्लान करके नहीं, प्लान करके रहता तो बहुत पहले नहीं आगे रहते हम क्या। पर जो हमने नहीं, फिर भी दिखता है ना कि ये हमारा बच्चा है, इसका इंटरेस्ट है सामाजिक कामों को लेकर के, तो हो सकता है कि भविष्य में वही रास्ता चुने। ऐसा है? सब ऐसी अभी ऐसी कोई बात नहीं है। सब अपने अपने अभी पढ़ के लिख के
और वो लोग स्वतंत्र हैं अपना निर्णय लेने के लिए। स्वतंत्र है बस। अगर उनको राजनीति में आना होगा तो आएंगे, अन्यथा अपना वो काम कर ही रहे हैं। तो आगे का समय का क्या होता है क्या बताया जा सकता है। हम कभी थोड़ी सोचते कि हमको चुनाव लड़ना है चाहे कुछ करना है। हमको तो लगे कि भाई हम उस भूमिका में वही काम करें। शिक्षक बने इसलिए कि भाई लंबे समय तक हमको उसी भूमिका में आगे बढ़ना है। फिर पार्टी की तरफ से तय हुआ कि नहीं भाई इस भूमिका में आना है, तो वो तो संघ की भूमिका जो तय होती है, चाहे व्यक्ति के नाते जो तय होता है, तो हम लोग काम करके आगे अच्छा, बढ़ते हैं। आपका विधायक जी धर्म से बड़ा जुड़ाव है। मैं देखता हूँ आपके यहाँ एक कार्यक्रम होता है यहीं बेली रोड में, महाशिवरात्रि का बड़े स्तर पे उसका आयोजन होता है, जिसमें मुख्यमंत्री जी भी शामिल होते हैं, बहुत सारे केंद्रीय मंत्री भी शामिल होते हैं। तो धर्म का के प्रति जो आपका इतना विश्वास है, आपकी श्रद्धा है, वो शुरू से ही है या फिर आप जब आरएसएस से जुड़े या फिर भाजपा में आए तब से हुई? हम लोग का परिवार केवल राजनीतिक नहीं है, सामाजिक है। तो किसी की परिवार की पूंजी समाज ही होता है हर क्षेत्र में। पद और क्षेत्र का जो विषय है, तो पद और क्षेत्र को स्वाभाविक रूप से आदमी एक्सेप्ट सब भूमिका में करता है। तो धार्मिक दृष्टि से हमें ये भी लगा प्रारंभ से कि भाई इस क्षेत्र में कभी किसी प्रकार का आयोजन नहीं होता था, तो हमें लगा कि महाशिवरात्रि में बड़े कार्यक्रम का आयोजन हो। जब पहली बार हमने प्लान किया तो लगभग 18 यात्राएं हो गई। अब तो लगभग 35-40 यात्राएं पूरे विभिन्न क्षेत्रों से निकलती है। तो स्वाभाविक रूप से ये एक आस्था का विषय है। आस्था के साथ साथ पूरा क्षेत्र में जितने लोग हैं सब लोग उस दिन जुड़ जाते हैं, व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से। तो ये मेरे लिए उपलब्धि से ज़्यादा आस्था का विषय है। ये उसको सामूहिकता में ही कैसे प्रदान किया जाए ताकि सब लोग उस भूमिका में आ पाए। नहीं, पर विधायक जी आप इसको स्वीकार करें या ना करें, एक ये भी दिखता है कि आप एक साल में इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं और इतने जो बड़े लोग हैं एक मंच पर आप उनको ले आते हैं, तो एक तरह से तो आपका शक्ति प्रदर्शन भी दिखता है। हाँ, वो शक्ति के साथ भक्ति भी देखिए, दोनों चीज़ साथ साथ चलता है। अच्छा, आप एक शिक्षक के तौर पर हैं, आपका पेशा बड़ा नोबेल है। हम देखते हैं कि जो आपका जो दीघा क्षेत्र है, पटना के जो तमाम प्राइवेट बड़े स्कूल्स हैं, मुझे लगता है कि आप ही की विधानसभा में है। वो सेंट माइकल हो, सेंट जोसेफ हो, लोयला हो, और भी बहुत सारे तमाम बड़े स्कूल्स हैं जिनकी फ़ी मतलब इतनी है कि वहाँ पे मिडिल क्लास के बच्चे, परिवार के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। आप एक शिक्षक के तौर पर रहे, 2 टर्म रहा, कि आप लोग को कभी ये नहीं लगा कि किसी सरकारी स्कूल को भी उसी तरह से विकसित कर दिया जाए? हम तो खुद सेंट माइकल से पढ़े हैं, तो सब विषय को बखूबी हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और आप पुर्जी में देखेंगे, श्री चंद्रा स्कूल का देखेंगे, तो अलग अलग स्कूलों को मॉडल के प्रकार में खड़ा करने का काम भी किए हैं। तो ये सारे प्राइवेट स्कूल हैं नहीं, जो बिहार सरकारी स्कूल की हम बात करें। सरकारी स्कूल आप जाके देखिए, जो दीघा वगैरह में कुछ डेवलप हुए हैं, जहाँ स्मार्ट क्लासेस से लेके सब लगे हैं, तो वहाँ भी आप देखिए उस रूप में विकास हो रहा है। और संकल्प शक्ति की है कि आने वाला समय में इन चीज़ों को और विकास करने का काम करेंगे, क्योंकि सरकार की जो बजट और प्रोविज़न अलग से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए अच्छी खासी है। तो जो स्कूल को पहले से हम लोगों ने लिख के दिया है, एक मॉडल स्कूल में कमला नेहरू नगर का, वहाँ पे आप गर्दनी बाग के जाके देखिए, तो बहुत सारे स्कूल उस रूप में अलग अलग प्रकार से विकसित भी हो रहे हैं। नहीं, हम ये सवाल आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और आप इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और अभी का की जो स्थिति है, वो जो भी लोग बिहार में जो थोड़े से पैसे कमाते हैं या नहीं भी जो कमा रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाएं, और एक बड़ा पैसा उनकी आमदनी का उसमें वो खर्च हो जाता है। जबकि पहले और अब में फ़र्क आप देखेंगे कि शिक्षा का स्तर जो आरजेडी के शासनकाल में रहा करते थे, कांग्रेस के साथ जो सरकारें चलाई हैं, उस समय ड्रॉप आउट करते थे। उस समय की स्थितियाँ क्या थी कि शायद कक्षाएँ लगती भी ना हो, शिक्षक को पेमेंट मिल रहा है। आप पढ़ाई का स्तर देखिए, पढ़ाई की गुणवत्ता देखिए, बढ़ने का काम हुआ है। तो केवल कहना नहीं, उस दिशा में काम भी करना है। जैसे एक जनप्रतिनिधि की भूमिका में अपने क्षेत्र में जितने स्कूल्स हैं, सब स्कूल का लगभग क्रमशः हमने प्रयास किया। उसमें सेटिस्फैक्शन हमको ये है कि ठीक है, कहीं और आवश्यकता हो सकती है, उसमें हम डिनाई नहीं कर सकते। वही कह रहा हूँ कि जितना हुआ क्या वो पर्याप्त है? नहीं, हम कहाँ बोले कि उसको और आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। तो ये सब क्रम से चलता है, एक दिन में संभव नहीं है, क्योंकि स्पेस की अवेलेबिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी है, शिक्षकों की नियुक्ति है, फिर शिक्षकों
का समन्वय छात्रों के प्रति कैसे हो सकता है। तो हर विषय को थोड़ा प्रयास, सबकी भूमिका है, समाज की भूमिका, जनप्रतिनिधि की भूमिका, केवल एक भूमिका से नहीं कुछ हो सकता है। तो सब भूमिका को जहाँ कमी है उसको हमको आगे ले जाने का काम करना चाहिए। और विधायक जी, 2-4 सवाल हम आपसे छोटे छोटे करेंगे, उसका छोटा ही जवाब होगा। विपक्षी पार्टियों में कोई लीडर है जिसे आप पसंद करते हैं बिहार में? लीडर का विषय वो नहीं है, लीडर को निडर होना चाहिए, निडर ही लीडर हो सकता है। मतलब कोई तो होगा ना, कोई एक नाम तो होगा ही। नहीं, आरजेडी से हो, कांग्रेस से हो। विषय पक्ष और विपक्ष का पसंद और नापसंद का नहीं है। विषय है कि बिहार का विकास केवल वोट की राजनीति पर नहीं है, बिहार का विकास केवल एक समय का नहीं है, वो क्रमशः चलने वाला विकास है। तो जिनका भी व्यक्तित्व आप उठा के देखेंगे अलग अलग प्रकार से, उनके पृष्ठभूमि सामाजिक कितने रहे हैं, आप आईना देखने का काम कीजिए और आईना दिखाने का भी काम कीजिए। तो सामाजिक पृष्ठभूमि से कितने लोग निकल कर आए हैं, तभी वो दर्द को महसूस कर सकते हैं। तो आज इसकी आवश्यकता है। वो पृष्ठभूमि से आज निकलते तो शायद उस पृष्ठभूमि में समझने की आवश्यकता ज़्यादा पड़ सकती थी। आप अपने आप को 5 सालों के बाद कहाँ देखते हैं? आज बस पार्टी का काम करते रहना, पार्टी के एक से भाई है। नहीं, फिर हमारे भी पढ़ारम से नहीं, कुछ नहीं देखने फिर भी ये तो मन में लालसा होती है ना कि कुछ लालसा नहीं है, बस पार्टी जैसे के आपका सिपाही एक बार चर्चा भी चली थी कि हो सकता है कि बिहार प्रदेश के अध्यक्ष बनेंगे। कोई मन में कुछ नहीं रहता है, जो पार्टी तय करती है। हम उत्तर प्रदेश के सब प्रभारी, यह बड़ी जिम्मेदारी अपने आप में है कि उत्तर प्रदेश से प्रांत के सब प्रभारी की भूमिका में रहे हों, एक कम बड़ी बात है क्या, तो लंबे समय तक उस भूमिका में रहे। तो जहाँ भी पार्टी संगठन की दृष्टि से जो काम दे दे, उस काम को परफेक्शन के साथ करना चाहिए, बस यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। 2025 में एक बार फिर से अगर जनता आपको मौका देती है तो वो कौन से काम हैं जो रह गए हैं उसको आप प्राथमिकता के तौर पर करना चाहेंगे? जनता के बहुत सारे अभी काम हैं। दीघा के रिवर फ्रंट की जो बात, जो संकल्प हमने लिया है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो स्कूल की बात आपने कहा, उस विधि को और इसको अपग्रेड करके कैसे आगे बढ़े उसके लिए थोड़ा से ठीक करेंगे। और जनता की जो जो समस्या है, क्योंकि समस्या कोई अस्थाई नहीं रहती है, समस्या के प्रकार बदलते रहते हैं। हम तो यही कहते हैं कि जैसा जैसा व्यवधान हो वैसा वैसा समाधान हो, और उसी तरह से प्रावधान हो। तो व्यवधान, समाधान, प्रावधान, इस 3 क्रिया को आप अनुपालन करते रहिए अपने जीवन में, क्रम भी बढ़ते रहेगा, आयु भी बढ़ते रहेगा, और उन विषयों को भी आप लेकर चलते रहिए। चलिए विधायक जी, आपने इतना बिजी शेड्यूल में आपने समय निकाल करके हमें ये इंटरव्यू दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर संजीव चौरसिया, जो कि दीघा के विधायक हैं, 2 टर्म से हैं, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। आपको ये बातचीत कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। बाकी ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।